हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। तो जैसे कि बच्चों इससे पहले वाली वीडियो में हमने जिनेंद्र कुमार जी के बारे में जाना था कि उनके साहित्यिक परिचय के बारे में कि वो क्या थे, कथा साहित्य के मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य के जन्मदाता थे और उन्हें क्या है मुंशी प्रेमचंद जी ने क्या कहा है, भारत का गोर्की कहकर भी पुकारा है। तो अब हम बात करते हैं उनके द्वारा लिखे गए निबंध बाजार दर्शन की। तो बाजार दर्शन इसके नाम से पता चल रहा है कि हम कहीं बाजार में जाते हैं तो वहाँ चारों तरफ का जो माहौल होता है वो हमें किस तरह से आकर्षित करता है। तो बाजार दर्शन क्या है, एक विचार प्रधान है और विचार प्रधान के साथ साथ ये क्या है, व्यंग्य पूर्ण भी है। तो इसलिए ये पढ़ने में काफ़ी रोचक रहेगा। तो ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं आज का अपना पाठ बाजार दर्शन। तो एक बार की बात कहता हूँ, यानी कवि लेखक कह रहे हैं कि मैं एक बार की आपको बात बताता हूँ। मित्र बाजार गए तो थे, कोई एक मामूली चीज़ लेने पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल उनके पास थे। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि उनका एक मित्र गया तो बाजार था, किस लिए, थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए, लेकिन जब वो वापस आए तो उनके पास बहुत ज़्यादा सामान के बंडल थे। तो लेखक ने कहा कि यह क्या, वो बोले यह जो साथ थी। साथ थी का मतलब यानी कि उनके साथ जो उनकी पत्नी थी। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है, क्योंकि अपने समाज में अब भी लोग यही मानते हैं कि जो बाजार जाने पर जो एक्स्ट्रा या कह लो या ज़रूरत का जो सामान कह लो कौन लेके आता है, पत्नी ही लेके आती है। क्यों, उन्हें ही घर की गृहस्थी को संभालना होता है। तो यही उनके दोस्त ने कहा कि जो पत्नी की महिमा है उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित होती है। प्रमुखता कैसे कि घर गृहस्थी का जो सामान है वो पत्नी को ही पता होता है, इसलिए इसमें हमेशा से ही क्या है, पत्नी की प्रमुखता रही है। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया ने जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं। तो उनके दोस्त ने कहा कि स्त्री ही माया, यहाँ माया जो शब्द है उसका अर्थ है कि घर गृहस्थी के जो सामान है, यानी घर गृहस्थी के लिए जितना भी सामान चाहिए वो सब कौन जोड़ता है, पत्नी ही जोड़ती है। फिर भी सच सच है और यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है, यानी घर गृहस्थी का ही सामान लाती है वो, लेकिन फिर भी मजाक में कहा जाता है कि खर्चा किसने किया है, पत्नी ने किया है। मूल में एक और तत्व की महिमा से विशेष है, वह तत्व है मनी बैग, यानी पहला तत्व तो किसको माना, पत्नी को, और अब दूसरा तत्व किसको कह रहा है, मनी बैग यानी पर्स, यानी आपके पैसे में कितना, पर्स में कितना पैसा है या कितनी एनर्जी है। आपके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा, आप बाजार जाएंगे तो आप उतना ज़्यादा ही खर्चा करेंगे। तो ये जो है ये क्या होती है, पैसे की पावर होती है। पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है। यानी जब आपके पास पैसा है, पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, अब अपने किसी को देखते हैं, उसको देख के हमें नहीं पता चलता कि इसके बैंक में कितने पैसे हैं। तो लोग अपना पैसा दिखाने के लिए क्या करते हैं, पाल असबाब मकान, यानी अच्छा खासा मकान बनाते हैं। कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं, यानी जो उनका घर है, जो कोठी है, उनकी जो सुख सुविधा का सामान है वो सब देखकर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति क्या है, पैसे वाला है। लोग अपने पैसे की पावर भी इसी तरीके से दिखाते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर यानी जितना अधिक पैसा उतनी अधिक खरीदारी के प्रयोग में ही पावर का रस है। यानी जिन लोगों के पास अत्यधिक मात्रा में पैसा है और जो क्या है दिखावा करना चाहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है, तो अपना बैंक बैलेंस तो नहीं दिखा सकते, इसके लिए वो क्या करते हैं, अपनी साज सज्जा की सामान, अपने घर में क्या है गाड़ियाँ, अच्छा घर, ये सब लोगों को दिखाते हैं ताकि लोग ये समझे कि ये तो क्या है, पैसे वाले हैं। तो ये किसकी होती है, परचेंजिंग पावर होती है, और लोगों को क्या है, इस पावर में आनंद आने लगता है। लेकिन नहीं, तो यहाँ लेखक कह रहे हैं ऐसा सबके साथ नहीं होता। लोग संयमी भी होते हैं, यानी कुछ लोग संतोषी भी होते हैं। संतोषी मतलब कि जितना उन्हें ज़रूरत है वो उतना ही सामान खरीदते हैं और दिखावे में विश्वास नहीं करते। वे फिजूल सामान को फिजूल यानी व्यर्थ ही समझते हैं, यानी जितनी आवश्यकता है उतना ही खरीदो। वे पैसा बहाते नहीं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चित समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकरार नहीं है। यानी वो अपना पैसा इस तरह जोड़ के रखते हैं, उन्हें दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है, यानी उनके मन में संतोष रहता है कि उनके पास बहुत सारा पैसा है।
मैंने कहा यह कितना सामान ले आई, यानी लेखक ने अपने मित्र से पूछा। तो उन्होंने मित्र ने सामने मनी बैग फैला दी, यानी जो अपना पर्स था वो उनके सामने दिखाते हुए कहा कि यह देखिए सब उठ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो, यानी अब तो अगर किराया भी बचा हो तो वो भी नहीं बचा। तो इसमें क्या है, व्यंग्य किया गया है कि अगर और पैसा होता तो वो भी खर्च हो जाता। मैंने तब तय माना कि पैसा होता तो और सामान आता, यानी इस पर्स में अगर और पैसे होते तो और ज़्यादा सामान आता। वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है, यानी तुम कितनी अधिक वस्तु खरीद सकते हो, आपके पास जितना पैसा है उतनी वस्तु आप खरीद सकते हो। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है, यानी पहला तत्व किसको माना लेखक ने, पत्नी को। दूसरा तत्व किसको माना, पावर को। किसकी पावर, पैसे की पावर को। और यहाँ तीसरा तत्व किसको मान रहा है, वो है बाजार को, यानी बाजार भी क्या है, तीसरा तत्व क्या है, बाजार। मैंने कहा यह इतना कुछ नाहक ले आए, यानी बेवजह ले आए। मित्र बोले कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल, ऐसे सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो इसमें ना फंसे। तो मित्र ने क्या कहा कि बाजार कैसा है, शैतान के जाल की तरह, यानी जिस तरह शिकारी को अगर शिकार करना होता है तो वो जाल बिछा के रखता है ताकि कोई आए शिकार आए और उसमें फंस जाए, उसी तरह आजकल के जो लोग हैं वो बाजार क्या है, अपनी दुकान क्या इतनी सजा धजा के रखते हैं कि लोगों का अनायास ही ध्यान क्या है उनकी तरफ चला जाता है। और ऐसा ही कोई लोग होंगे, यानी बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी सजावट को देखकर उसको खरीदना नहीं चाहते। मैंने मन में कहा ठीक, बाजार आमंत्रित करता है, यानी लेखक कह रहा है भी मैंने मन ही मन सोचा कि ठीक है भी बाजार आमंत्रित करता है कि मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ, नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है। यानी अब लेखक कह रहा है कि बाजार खुद चल के कहता है कि हाँ आओ मुझे लूटो, अगर आपको कुछ भी नहीं खरीदना तो भी एक बार देखने में क्या जाता है, अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं, आग्रह तिरस्कार जगाता है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, और चाहिए, मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओह, तो यहाँ पे जो लेखक है वो कहना चाहते हैं कि जो चौक बाज़ार होता है वहाँ खड़ा होकर जब व्यक्ति बाज़ार को देखता है, अपने चारों ओर इतना सारा सामान देखता है, तो मन ही मन यही सोचता है कि बाज़ार में तो कितना परिमित यानी बहुत अतुलित यानी बहुत ज़्यादा है, और मेरे पास कितना है, परिमित यानी सीमित मात्रा में है। तो मैं यहाँ से अगर और ज़्यादा खरीदूँगा तो मेरे घर में क्या है, और ज़्यादा सामान होगा। कोई अपने को न जाने तो बाज़ार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। यानी अगर कोई ये कह दे भी मुझे कुछ भी नहीं लेना, लेकिन जो बाज़ार की चमक दमक है बच्चों वो ऐसी होती है कि व्यक्ति को व्याकुल बनाकर छोड़ देती है। विकल क्यों, पागल। यानी कुछ व्यक्ति तो क्या है, उनकी जो बाहरी दुर्दशा उसको देख के ऐसे लगता है कि इतनी सजावट धजावट है तो मुझे क्या है ये सारा कुछ लेना चाहिए। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना डालता है। यानी जो बाजार है वो क्या करता है, व्यक्ति के मन में असंतोष पैदा करता है, उसकी लालसा बढ़ाता है और दूसरे लोगों से उसकी ईर्ष्या को बढ़ाता है। तो व्यक्ति क्या हो जाता है, बाजार की चमक दमक देखकर पागल सा हो जाता है। एक और मित्र की बात है, यानी अब लेखक क्या कहते हैं कि मैं आपको एक मित्र की और बात बताता हूँ। यह दोपहर के पहले गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए तो खाली हाथ। यानी पहले तो बताया कि गया तो कुछ सामान लेने के लिए था लेकिन बहुत सारा लेके लौटे। अब इनका दूसरा मित्र है जो गए तो सुबह थे, लौटे शाम को है, लेकिन फिर भी खाली हाथ। तो मैंने पूछा कहाँ रहे, वो बोले कि बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को क्या देखते रहे, बोले क्यों बाजार। तो मैंने कहा लाए तो कुछ भी नहीं, बोले हाँ पर यह समझ न आता था कि न लूँ तो क्या। यानी उनको समझ नहीं आया कि छोड़ूं तो क्या, यानी सब कुछ ही तो बाजार में लेने वाला है।
सभी कुछ तो लेने को जी होता था, कुछ लेने का मतलब था सबको शेष को छोड़ देना। अगर मैं थोड़ा सामान ले लेते तो बाकी छूट जाता और उसका कोई भी सामान छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही थी। पर मैं कुछ नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था। पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। यानी मेरा मन ऐसे था कि मैं सब कुछ ले लूं और सब कुछ मैं खरीद नहीं सकता था, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिया। मैंने कहा खूब, मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो, सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी, तो तब परिणाम क्या होगा? त्रास ही होगा, गति नहीं होगी और ना ही कर्म होगा। तो यहाँ जो लेखक है कहना चाहते हैं कि इस दूसरे मित्र की बात सही है। जब आपको समझ नहीं आए, जब आपको पता हो भी ये आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, तब आपको ये सारा सामान नहीं लेना चाहिए। इसका परिणाम हमेशा क्या होता है? बुरा ही होता है, इसमें किसी का भी विकास नहीं होता। बाजार में एक जादू है। यहाँ जादू शब्द का मतलब है आकर्षण से, यानी इस तरह से सजा धजा होता है कि वो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। वह जादू आँख की राह काम करता है, यानी आँखों से जब आप देखते हैं तो आप उसके ऊपर मोहित हो ही जाते हैं और आपका मन करता है भी एक बार तो जाके देखें कि दुकान पर क्या क्या मिलता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। तो यहाँ जो लेखक ने उदाहरण दिया है वो ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से चुंबक क्या है, लोहे को ही अपनी ओर आकर्षित करती है, वो किसी अन्य धातु को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती, उसी तरह से इस बाजार का जादू भी उन्हीं के ऊपर चलता है जिनकी जेब भरी होती है और मन खाली होता है। मन खाली होगा यानी आपको पता ही नहीं है भी आपको क्या लेना है क्या नहीं, लेकिन आपकी जेब में बहुत सारे पैसे होते हैं, तब आप क्या है बिना बात के क्या है परचेजिंग करते हैं। तो जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर क्या होता है? बखूबी होता है। जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कही हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला होता है? मालूम होता है वह भी लूँ और यह भी। तो यहाँ लेखक कहना चाहता है कि अगर आप कहीं भी बाजार जाते हैं तो आप अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप घर से सोच के जाएं भी आपको इतना सामान लेना है और आप बाजार से वही सामान लें। सभी सामान जरूरी है और आराम को बढ़ाने वाला होता है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं होती बल्कि खलल ही डालती है। यानी हम बाजार जाते हैं, फैंसी चीज़ें हमें अच्छी लगती है और हमारे आराम को बढ़ाने वाली होती हैं। तो इसका एक उदाहरण अपने देख सकते हैं कि अपने जीवन में अपने मोबाइल का उपयोग करते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन बहुत सारी इसकी कमियाँ भी हैं, जिससे क्या है हमारे जो जीवन है, दैनिक जीवन है, उसके अंदर बहुत सारे व्यवधान पड़ते हैं। तो थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेक मिल जाता है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की खुराक ही मिलती है। यानी इससे अगर आप क्या है फैंसी चीज़ों की तरफ बढ़कर और क्या है आराम के लिए चीज़ें बढ़ाते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए अपने घर में चीज़ों को बढ़ाते हैं, तो इससे और ज़्यादा तो बढ़े ना बढ़े, आपका अभिमान है और आपका जो घमंड है वो बढ़ ही जाता है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम हो जाती है। यानी आपको किसी डोरी से जकड़ा गया या बांधा गया है, अगर वो डोरी रेशम की है तो उससे वो जकड़न कम नहीं हो जाती।
यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत ज़रूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए। तो लेखक भी बार बार यही कह रहा है कि जब आप बाजार जाते हैं तो आपका मन खाली नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो गया वो शून्य हो जाता है। यानी अगर आपके मन में कुछ भी नहीं है, आपने अपने आप को मन को क्या है इतना काबू में कर लिया है, तो वो तो क्या है आप परमात्मा को पा लेते हो। तो इससे क्या है आप शून्य हो जाते हो। शून्य होने का अधिकार तो सिर्फ किसको है? परमात्मा को है, जो सनातन भाव से क्या है? संपूर्ण है। शेष सब अपूर्ण है। इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोध सब का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती है, मोक्ष की राह वह नहीं है। यानी आप अपनी इच्छाओं का विरोध करेंगे तो भी क्या आप अपने मन को बंद नहीं कर सकते। और अगर पूर्ण मानते हैं तो सिर्फ प्रभु को ही या परमात्मा को ही पूर्ण समझते हैं, उनके अलावा सब कुछ क्या है? अपूर्ण ही है। ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है, यानी ऐसा जीवन नहीं है। लोभ का यह जितना नहीं, जहाँ लोभ होता है यानी मन में वह नकार हो, यह तो लोभ की ही जीत होती है और आदमी की हार होती है। आँख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ, ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा। तो यहाँ उन्होंने लेखक ने एक उदाहरण दिया है कि आपने क्या किया, लोभ यानी लोभ में आकर आपको ये लगता है कि अगर आप किसी वस्तु को देखेंगे नहीं, यानी आपने अपनी आंखें बंद कर ली, आंखें फोड़ ली, तो क्या आपका लोभ लालच जो है ख़त्म थोड़ी हो जाएगा। क्योंकि व्यक्ति की जो लालसा है वो मन से होती है, दिमाग में भी रहती है, और क्या है बंद आँखों से ही अपने सपने देखते हैं। तो आँखों को फोड़ लेना क्या है इस बात का सोल्यूशन नहीं होता। आँख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि मन की आँखें तो खुली होती है। क्या आंखें बंद करके ही हम सपने नहीं लेते, और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते। इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं है। वह क्या है? अकारत है, यानी व्यर्थ है। यह तो हट वाला योग हुआ, यानी आपने हट करके जो योग किया वो ऐसा योग हुआ, लेकिन ऐसा करना तो शायद अच्छा नहीं होता। इससे मन क्रश भले हो जाए, यानी आपका मन क्या है? कमज़ोर हो जाएगा, पीला और असक्त, यानी बीमार व्यक्ति की तरह। जैसे विद्वान का ज्ञान, यानी जिस तरह से विद्वान के पास ही ज्ञान होता है, वैसे ही फिर आपका मन क्या है? उस कमजोरी से पीला और अशक्त हो जाएगा। वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह की जगह किरण और विराट की जगह शुद्र होता है। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना ही नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। अपूर्ण है, इसी से हम हैं। यानी यहाँ पर लेखक ने पूर्ण किसे माना है? परमात्मा को ही माना है। क्योंकि व्यक्ति के अंदर चाहे कितना ही अच्छा हो, कुछ न कुछ कमियां जरूर होती है जो उसे अपूर्ण बनाती है। क्योंकि अगर वो पूर्ण होगा तो वो क्या हो जाएगा? परमात्मा। और कोई भी व्यक्ति क्या है? परमात्मा का नहीं बन सकता। इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। यानी हमें ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से अपने मन की सुननी चाहिए और पूरी तरह से अपने मन की नहीं सुननी चाहिए। हाँ, मनमानेपन की छूट मन को न हो, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। यानी हमारे पूरे शरीर का मन एक भाग है, हमें उसकी कभी कभी बात सुननी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसा आपके मन ने कहा वैसा आप हमेशा ही करते रहो। पड़ोस में एक महा अनुभव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। चूरन बेचते हैं। यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए। तो अब उन्होंने तीसरा उदाहरण दिया है कि इसका उनके पड़ोस में रहने वाले भगत जी का, जो क्या काम करते हैं? चूरन बेचने का काम करते हैं। लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। चूरन उनका आसपास सरनाम है, यानी वो चूरन बेचते हैं, इसके आसपास के लोग उन्हें क्या है? चूरन वाले भगत जी के नाम से ही जानते हैं। और खुद क्या है? बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है।
कहीं व्यवसाय सॉरी बेटा एक लाइन छूट गई। लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। यानी उनकी पूरे दिन की कमाई 6 आना थी। अगर उसके बाद चूरन बच जाता तो वो क्या है, मुफ्त में बांट कर घर आ जाते थे। यानी उनके अंदर क्या था, 6 आने में ही अपने घर चलाने का जो संतोष था वो अच्छी आदत थी। अगर उन्होंने कहीं से व्यवसाय करने का यानी व्यापार करने का गुर सीख लिया होता तो आज वो क्या होते, माला माल होते। क्या कुछ उनके पास नहीं होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि उनका चूर्ण हाथों हाथ बिक जाता है। यानी उनका चूर्ण इतना प्रसिद्ध है कि हाथों हाथ ही बिक जाता है। अगर वो क्या है उसे बड़े स्तर पर बेचना चाहे तो वो आज क्या होते, लखपति होते। वह ना तो उसे थोक में देते हैं, न व्यापारियों को देते हैं और ना ही ऑर्डर तैयार करते हैं। बंधे वक्त पर अपने चूर्ण की पेटी को घर से लेकर निकलते हैं और 6 आने की कमाई हो जाने के बाद उस चूर्ण को क्या है, मुफ्त में बेचकर आ जाते हैं। चूर्ण से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का दे देने को उत्सुक रहते। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूर्ण बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूर्ण में लापरवाही नहीं हुई और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें देखा नहीं। यानी कभी मैंने उनको बीमार भी नहीं देखा। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम है कि इन चूर्ण वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। तो यहाँ लेखक ने जो बात कही है चूर्ण वाले भगत जी के लिए, तो उन्होंने कहा है कि बाजार का जादू उनके ऊपर नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि वो तो क्या है, संतोषी जीव हैं। उनकी जो इच्छाएं हैं वो कम हैं। इसलिए कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूर्ण नहीं बेचता हूँ। तो लेखक यहाँ कहना चाहता है कि आप ये मत सोच लेना कि मैं वो चूर्ण वाला भगत जी हूँ। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा। न ही यह समझिए कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से चूर्ण वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम ही क्या होगी। हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूर्ण वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज यानी महत्वहीन या अर्थहीन आदमी हो, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उनमें तो क्या है, संतोष है। इसलिए जो संतोष नाम का जो धन होता है वही क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। माल बिछा रहता है पर उनका मन अड़िग रहता है। यानी उन्हें जो लेना है सिर्फ वही लेते हैं। पैसा उससे आज्ञा होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। यानी बहुत से लोग आके कहते हैं कि आप अपना चूर्ण जो है बड़े स्तर पर बनाना और बेचना शुरू करें, इससे हम आपको इतने पैसे देंगे, लेकिन फिर भी वो क्या है, उनके आगे नहीं झुकते। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में बिलखता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी। यानी ऐसे आदमी को धनी होने से या निर्धन होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्या वह शक्ति कुंठित सहज सहलज ही न हो जाती होगी। यानी वो क्या है, अपने आप में ही मस्त रहने वाले व्यक्ति हैं। पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनिए। यानी व्यंग्य शक्ति यानी किसी अगर धनवान है तो वो क्या अपने पैसा दिखाने के लिए क्या है, गरीबों पर व्यंग्य करता है। वह दारुण है, वो तो क्या है, और भी ज़्यादा भयंकर है। मैं क्या है, पैदल चल रहा था। अब लेखक किसकी बात कर रहा है, खुद की, कि पास से धूल उड़ाती निकल गई मोटर। यानी बड़ी गाड़ी क्या है मेरे पास से निकल चुकी थी। वह क्या निकली, मेरे क्लेश को कौंधती एक कठिन व्यंग्य की लीक ही आर से पार हो गई। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम मोटर है। तो जैसे ही वो बड़ी सारी मोटर उनके पास से निकली तो लेखक को ऐसे लगा जैसे किसी ने क्या है, उसके कलेजे को चीर ही दिया हो। यानी किसी ने ये बताने की कोशिश की है तुम्हारे पास तो ऐसी मोटर है ही नहीं, उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित। यानी तुम्हारे पास तो क्या है, मोटर है ही नहीं। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए ही नहीं।
मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय ये ही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। यानी उस मोटर को देखकर जो पैसे वाले की जो व्यंग्य शक्ति है वो इतनी देखो पावरफुल है कि व्यक्ति ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि क्या मैं इसी घर में पैदा होने के लिए रह गया था, मैं उस मोटर वाले के घर भी तो पैदा हो सकता था, क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ होता। उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सगों के प्रति कृत्य घन कर दिया, यानी अपने सगे से अपने परिवार से क्या है दूर कर दिया। किसमें इतनी व्यंग्य शक्ति है? पैसे की पावर में। लेकिन क्या लोक वैभव की ये व्यंग्य शक्ति इस चूरन वाले अकिंचितकार मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों? कहो पानी पानी। तो यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि ये जो पैसे की जो पावर है ये उस चूरन वाले भगत जी के आगे जाकर क्या है बहुत ही तुच्छ या छोटी हो जाती है, या यूँ कह लो कि ये क्या है पानी पानी हो जाती है, क्योंकि उन पर तो पैसे की पावर का कोई असर होता ही नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे ही अजेय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। यानी जो बल उन भगत जी के पास है, संतोष का जो बल है, ऐसा बल किसी और के पास नहीं है। उस बल को नाम जो दो पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है। यानी इस धरती पे तो ऐसा संभव नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है, यानी वह कुछ अलग ही जाति का तत्व है। यानी जो संतोष है वो सबसे अलग है। लोग इसे क्या है स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक भी कहते हैं कि यानी जो व्यक्ति आध्यात्मिक है, सात्विक है, उसे क्या है बाहर का जो पैसा है वो अपनी ओर मोहित नहीं कर सकता। आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं इन शब्दों के अंतर देखूं और प्रतिवादन करूं। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि मुझे इन शब्दों के बारे में कुछ भी पता नहीं है और ना ही मुझे इनसे क्या है कोई सरोकार है। मैं विद्वान नहीं हूँ कि इन शब्दों पर आकर अटकूं, लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृह यानी इच्छा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं हो सकता। यानी वहाँ पर संतोष का बल जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। यानी जो व्यक्ति जितना अधिक धन या वैभव को कमाना चाहता है वो उतना ही कमजोर होता जाता है। निर्बल ही क्या धन की ओर झुकता है। यानी जिसका मन कमजोर है, जिसमें क्या है संतोष बल बहुत ही कमजोर है, जिस खुद के ऊपर संतोष नहीं है, वही क्या है पैसे की ओर सबसे पहले झुकता है। वह अबलता है, वह मनुष्य पर धन की ओर चेतन की जड़ की विजय है। अब देखो उन्होंने फिर भगत जी के बारे में कहा है कि एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया, मैंने भी जय राम कहा, यानी एक दूसरे का अभिवादन किया। उनकी आंखें बंद नहीं थी और न उस समय बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते। यानी उस समय वो बिल्कुल क्या थे, शांत थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के उत्सुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन किया भी और अभिवादन लिया भी। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकता कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी। यानी उन्हें पूरी तरह से पता था कि उनके चारों तरफ क्या हो रहा है, लेकिन वो चंके हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। यानी वो बाजार की चक्काचौंध में खो जाने वालों में से नहीं थे। व्यवहार में पैसोपैस उन्हें नहीं था और खोए से खड़े नहीं वह रह जाते। यानी उन्होंने बाजार की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उस सबकी प्रीति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है। यानी वो बिल्कुल भी बाजार की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। यानी उनका मन खाली नहीं है। देखता हूँ कि खुली आंख, तुष्ट और मगन वह चौक बाजार में से चलते चले जा रहे हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर आते हैं और वो क्या है आते हैं और वहीं रह जाते हैं। यानी उनके ऊपर किसी के ऊपर भी भगत जी का ध्यान नहीं जाता। वो तो कहाँ जाते हैं, एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं और वहाँ जहाँ उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए वो वहाँ से आसानी से लेकर वहाँ से क्या है चल पड़ते हैं।
चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए था और वह क्या है छोटी सी पंसारी की दुकान पे मिल जाता है और वो वहाँ से सहज भाव से उसे लेकर आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार की सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है। तो अब यहाँ भगत जी की बात करें तो उन्होंने सही मायने में क्या है बाजार को सार्थकता प्रदान की है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं वो तो क्या है अपनी परचेजिंग पावर के घरों में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। कुछ लोग अनाप शनाप बिना बात की शॉपिंग करते हैं तो उससे तो क्या है लोग व्यंग्य शक्ति ही बढ़ती है, छल कपट ही बढ़ता है और लोग इसे क्या दिखाते हैं अपनी परचेजिंग पावर दिखाते हैं। ना तो वो क्या है बाजार से सच्चा लाभ उठा सकते हैं और ना ही सच्चा लाभ दे सकते हैं। वो तो क्या है बाजार का बाजारूपन ही बढ़ाते हैं, यानी महंगाई बढ़ाने में ही योगदान देते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी, यानी जैसे जैसे छल कपट बढ़ेगा वैसे वैसे अच्छे व्यवहार में कमी आती जाएगी। इस सद्भाव के ह्रास पर आदमी आपस में भाई भाई और चौहद्य और पड़ोसी फिर भी नहीं रह जाते और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक बनकर रह जाते हैं, यानी बेचने वाला और खरीदने वाले के रूप में ही जाने जाते हैं। मानो दोनों एक दूसरे के ठगने की घात में हो, यानी एक की हानि होगी तो दूसरे का लाभ होगा, यानी ग्राहक की अगर हानि हो रही है तो क्या है व्यापारी की लाभ होगा। तो सब क्या है इसी छल कपट में लगे रहते हैं कि हमारा ही फायदा हो, और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि ऐसे क्या होता है शोषण ही होता है। तब कपट सफल होता है और निष्कपट शिकार होता है। तो आप गांव में छोटे मोटे हाट बाज़ार में देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या लोगों को पता होता है कि यहाँ पे जो लोग आएंगे वो अपनी आवश्यकता के अनुसार ही आएंगे, तो वहाँ पर इतना छल कपट नहीं होता। लेकिन आप शहरों में जाओ, वहाँ जो बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं उनमें क्या होता है वो पुकार के नहीं कहते भी आओ हमसे सामान लेके जाओ, बल्कि उन्होंने कूपन की व्यवस्था की होती है कि इतने का सामान लो तो अगली शॉपिंग करोगे तो आपको इतने की छूट मिलेगी, यानी जो अगली बार आप शॉपिंग करने आओगे उससे आपकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस कूपन के लालच में आकर आप ऐसा करते हो। तो इस तरह से ये क्या है जो व्यापारी वर्ग है वो क्या है ग्राहक का शोषण करता है। तब कपट क्या हो जाता है सफल हो जाता है और निष्कपट क्या है शिकार बन जाता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए क्या है विडंबना है, यानी ऐसे बाजार क्या है मजाक बन गए हैं या उपहास का ही विषय बन गए हैं। और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है जो उसका शास्त्र बना हुआ है वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, यानी ऐसा अर्थशास्त्र क्या है उल्टा ही है जो किसी भी काम का नहीं होता। वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है, यानी ऐसा अर्थशास्त्र किसी को भी किसी भी तरह का कोई भी फायदा नहीं दे सकता। तो इस निबंध के माध्यम से देखो बच्चों लेखक यही कहना चाहते हैं कि व्यक्ति जब बाजार जाए तो उसे पता होना चाहिए कि उसको किन सामान की ज़रूरत है और वह अपने आवश्यकता के अनुसार ही वहाँ पर सामान खरीदे, जिससे कि बाजार का बाजारूपन बढ़े नहीं।